आज है संडे 22 नवंबर 2020। सबसे पहले कविता से शुरू करते, उसके बाद पढ़ेंगे आतंकवाद से कैसे निपटना चाहिए। बीती अपने आप पर बैठ न सौरभ हार के, रखना इतना ध्यान, चलने से राहें खुले हो मंजिल का भान। सुख में क्या है ढूंढता तू अपनी पहचान, संघर्षों में जो पले बनते वही महान। संबंध स्वार्थ से जुड़े कब देते बलिदान, वक्त पड़े पर टूटते शोक ना कर नादान। आंधी या बरसात हो सहते एक समान, जीवन पथ पर वो सदा रचते नए विधान। भूल गए हम साधना भूल गए हैं राम, मंदिर मस्जिद फेर में उलझे आठों याम। रहे सदा तू एक सा करना मत ये ख्याल, धन तन सभी बिखेर दे आया एक बबाल। औरों की जब बात हो करते लाख बवाल, बीती अपने आँख पर भूले सभी सवाल। ये था पोयम और आज का जो संपादकीय सेक्शन है, इसका मैंने टॉपिक लिया है बेहतर ढंग से निपटना होगा आतंकवाद से। वियना में हुई गोलीबारी की घटनाएं धार्मिक अस्मिता के जानबूझकर किए जाने वाले गलत निर्वचन के घृणित परिणाम है। इस प्रकार के विमर्श की परिणति फ्रांस में इतिहास के एक शिक्षक का सिर काटे जाने एवं नाइस में 3 निरपराध लोगों को चाकू मार जाने आदि हिंसक घटनाओं के रूप में हुई है। इन सभी घटनाओं में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आधुनिक आतंकवाद आमतौर से सारे विश्व तथा खासकर यूरोप में प्रभावी होने की संभावना है। ये हमले उन बहुत से सामाजिक, राजनीतिक एवं वैश्विक मुद्दों की याद दिलाते हैं जिनसे यूरोप का सामना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर सेबास्टियन कुर्ज ने पहले ही जो हंटिंगटन के सभ्यताओं के संघर्ष सिद्धांत की ओर संकेत किया था वह सच होता नजर आ रहा है। उसमें एक इस्लामवादी आतंकी द्वारा किए गए आतंकी हमले को हमारी जीवन शैली, हमारे लोकतंत्र के प्रति घृणा भाव से प्रेरित करार दिया। धार्मिक रूप से प्रेरित ऐसे प्रतिकारी हमलों में बढ़ोतरी आतंकवाद के एक घातक दौर के आरंभ का सूचक है। यूरोप की सीमाओं पर आव्रजन एवं मानव तस्करी के उठते ज्वार ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के समक्ष गंभीर प्रचालन सामग्री संबंधित एवं सुरक्षा चुनौतियां पेश की हैं। निस्संदेह ये यूरोप के नेताओं के लिए निर्धारक पल है। अब समय आ गया है कि देशों द्वारा समस्या का सामने से मुकाबला करने के लिए परिष्कृत कार्यतंत्र विकसित करें, क्योंकि इनसे पहले से ही विविध देशों के बीच तनाव को जन्म दिया है और वैश्विक स्तर पर मानव व्यापार एवं शरणार्थियों की समस्या को पेचीदा बना दिया है। कुछ इलाकों में प्रवासियों एवं शरणार्थियों की समस्याओं का परिणाम तंग हालत के रूप में सामने आया है। शरणार्थियों का प्रवाह जो अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान में व्याप्त अशांति के कारण भाग कर आए हैं, उन्होंने मध्य एशिया गणतंत्रों में विद्यमान हिंसा व अपराध की समस्याओं में नए आयाम जोड़ दिए हैं। वैश्वीकरण के दौर में दुनिया छोटी और एकत्रित होती जा रही है, लेकिन अपने अंदरूनी विरोधाभासों के कारण यह टुकड़ों में विभाजित होकर अत्यधिक सांप्रदायिक स्थान का रूप लेती जा रही है। हालिया घटनाओं को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। इतिहास ऐसे विविध त्रासद घटनाओं का गवाह रहा है। चंद वर्ष पूर्व ओक्लाहोमा शहरों में नागरिकों पर बमबारी, जिसमें 200 लोग हताहत हुए थे, ने दुनिया भर को हिला दिया। टोक्यो के उपमार्ग पर मुख्य ट्रेन स्टेशन पर हुए एक रहस्यात्मक गैस हमले में 12 लोग मारे गए और लगभग 5000 घायल हुए थे। इससे भी खतरनाक संकेत मिलते हैं। ऐसे सभी कृत्य उन योजनाओं के हिंसक चरम परिणतियां थीं जिन्हें आतंकवादियों द्वारा सावधानीपूर्वक अंजाम दिया गया था।
इसी प्रकार भारत, रूस, स्पेन, यूके, अमेरिका, इटली, इज़राइल और चीन समेत दुनिया के अधिकतर देश किसी न किसी प्रकार आतंकवादी गतिविधियों के कारण मुसीबतें झेल रहे हैं। यद्यपि हिंसा स्वयं में निंदनीय है, शायद ही कभी कोई आतंकवादी हमला शून्य प्रभाव वाला होता है, जिसका कोई गहन प्रभाव न पड़ता हो, और हिंसा का ढांचा प्रायः समाज तथा सामाजिक दशाओं में स्थित होता है, जो न केवल उन्हें पैदा करती है बल्कि पोषित एवं पुनर्स्थापित भी करती है। हिंसा की पुनरावृत्ति समाज के राजनिकाय का लक्षण होती है, जो विविध खतरों एवं तनावों से परिपूर्ण होती है। प्रायः सामाजिक दशाएं जो संघर्षों को जन्म देती है, उनके बाहरी निर्देशांक होते हैं। बहुत से विशेषज्ञों के लिए धार्मिक रूप से प्रेरित सोच से प्रेरित आतंकवाद से निपटने उन नई चुनौतियों के कारण जो पश्च आधुनिक जगत के सामने आ रही है, और इनका कारण वे अतीत की गलतियां हैं। काले को तब तक काला नहीं कहा जब तक मुसीबत स्वयं उनके पिछवाड़े आकर खड़ी नहीं हो गई। बहुत से समाज विज्ञानियों के लिए एक वैश्विक जगत में आतंकवाद से निपटना शक्ति की मिति, अत्यधिक दृश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के असमान ढांचे पर निर्भर करता है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक आर्थिक दशाओं के बीच ऐसे अंतर संबंध दैनिक रूप से और अधिक स्वाभाविक होते जा रहे हैं। एक अन्य स्तर पर पश्च शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था अभी भी शक्ति के खेल की शिकार है, जो दुनिया पर तत्कालीन बड़ी ताकतों ने थोपा था। संपूर्ण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका व उसके सहयोगी देशों द्वारा बुने गए शक्ति संजाल में लगभग प्रत्येक राज्य विरोधी ताकतों के आक्रोश को भड़काया, जहां अमेरिका के स्वार्थ आधारित संबंध थे। इस प्रकार क्योंकि समाज वैश्वीकृत हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी अंतर समाजीय अंतर क्रियाओं के द्वारा अपारदर्शिता के आवरण हटाए गए, अल्प विकसित देशों में लोग अपनी निम्न सामाजिक आर्थिक दशा के लिए बड़ी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सारी दुनिया में चंद देशों द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठनों के बीच एक सुगम सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय संजाल रहा है। उदाहरण के लिए कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की संलिप्तता तथा जापान की रेड आर्मी का इटली की रेड ब्रिगेड के साथ सहयोग को ही ले लीजिए। कभी कभी यह मीडिया द्वारा की जाने वाली व्यापक कवरेज है जो आतंकवाद के लिए औचित्य मुहैया कराती है और उसके बढ़ावा देकर समस्या को बढ़ाती है। यह शास्त्रीय उदाहरण है कैसे कुटिल मीडिया प्रबंधन आतंकवाद का ही प्रतिकार करने में नैतिक विरोध के स्तर को छीन कर सकता है। ताज़ा उदाहरण है अल-कायदा, ISIS और लश्कर-ए-तैयबा के बीच घृणित गठजोड़। उनके घातक संयोजन ने शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। यूरोपीय देशों ने अकेले ही 1990 के बाद 8,500 आतंकवादी घटनाएं देखी हैं, जो कुल वैश्विक घटनाओं के 29% का प्रतिनिधित्व करती है। 2016 के बाद से स्थिति और भी निर्बल हो चुकी है और यूरोपीय देशों में अवैध पलायन के मामले इसके उदाहरण हैं। भयावह प्रभावों के साथ आधुनिक आतंकवाद के उभार की परिणति राष्ट्रीय कानून व्यवस्था मशीनरी को मजबूत करने की मांग में परिणत हुई है। पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वर्तमान कानून अभी भी कई समस्याएं प्रस्तुत करते हैं। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल से ये आशंकाएं पैदा हुई है कि इसकी परिणति आम जनता के दमन के रूप में हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से आतंकवाद की एक उचित कानूनी परिभाषा अभी भी निश्चित होना बाकी है। आतंकवाद के दमन हेतु एक साझा रणनीति विकसित करने को लेकर विभिन्न सरकारों के बीच बढ़ती खाई को ही उसमें निहित खतरे की क्षमता के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।
आतंकवाद के दमन हेतु यूरोपीय कन्वेंशन भी अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 13 में प्रतिबंधित है, जो कई आधारों पर किसी आतंकवादी के प्रत्यारोपण से इनकार करता है। एक ऐसे माहौल में जहां आतंकवादी हिंसा अंतर्निहित है और दुनिया निराशाजनक रूप से विविध कानूनों में विभाजित है, सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए अपने राष्ट्रीय विशेष अधिकारों को त्याग देना चाहिए। राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, जैसे कि आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा, लेकिन अभी तक वे किसी आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर। पिछले 2 दशकों के दौरान बढ़ती नशीली पदार्थों की तस्करी एवं नशे के तस्करों व आतंकवादियों के बीच कायम खतरनाक अपवित्र गठजोड़ के चलते और विभिन्न देश स्वयं को संगठित कर ऐसे गठजोड़ के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने को विवश हो गए हैं। मगर कठोर नशीले पदार्थ विरोधी कानूनों का क्रियान्वयन मात्र प्रभावी नहीं हो सकता जब तक न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित कार्रवाई हेतु सुधारा नहीं जाएगा। आतंकवाद से संबंधित अनिश्चितताओं की निरंतरता से विविध देशों को आतंकवाद के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक लड़ाई छेड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। नाटो देशों तथा जापान द्वारा कुछ वर्ष पूर्व आयोजित लंदन आर्थिक सम्मेलन आतंकवाद के उन्मूलन के लिए एक और भूचिन्ह साबित हुआ है, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जब तक हम आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार नहीं करेंगे, केवल सतही राहत मिल सकती है, लेकिन हिंसा बढ़ती रहेगी। सामान्य जागरूकता एवं आतंकवादी कृत्यों के खिलाफ जब जन समर्थन संगठित करना काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यद्यपि पुलिस तथा सशस्त्र बलों को स्थानीय समस्याओं के लिए बेहतर सूचित निर्णय लागू करना वांछनीय है, मगर एक खतरा निश्चित रूप से है कि सरकार का यह प्रयास उनको मिलने वाले लाभों को छीन कर सकता है जो इसके योग्य हैं, और इस प्रकार शांति का मोल भाव की संभावना भी छीन हो सकती है। चूँकि वैश्विक स्तर पर धार्मिक रूप से अभिप्रेरित आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस अवधारणा को त्यागना होगा कि एक के लिए आतंकवादी दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। स्थानीय जनता को निजी समस्या की कीमत पर भी कानून क्रियान्वयन मशीनरी के साथ सहयोग करना चाहिए तथा विविध देशों द्वारा आतंकी मनोवृत्ति पर नियंत्रण हेतु त्वरित एवं कठोर निर्णय लेने चाहिए। बदलते परिवेश में सुरक्षा तंत्र एवं पुलिस को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के मामले में दशकों के अनुभव पर आधारित तकनीकी एवं पेशेवर विशेषज्ञों के साथ लाकर गतिविधियों का विविधीकरण करना चाहिए। इस बाबत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है कि सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रत्याशा की क्षमता विकसित किया जाना। इसके लिए सुरक्षा स्थितियों की निगरानी हेतु विशेषीकृत पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है। जब तक हम आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार नहीं करेंगे, हम केवल सतही किस्म की राहत ही मिल पाएगी और आतंकवाद का कुल परिणाम बढ़ता जाएगा।